नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि भारत में इस्लामिक आक्रमणों के बाद एक स्टेबल इस्लामिक स्टेट यहां पर स्थापन हो गया। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक एक अधिकारी के तौर पर भारत में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद घुरी द्वारा। बट भारत में इस्लामिक शासन का अगर वास्तविक संस्थापक अगर किसी को कहा गया है तो वो है इल्तुतमिश। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में इस्लामिक स्टेट के, इस्लामिक राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो अभी उसके बाद हमने स्लेव डायनेस्टी के सारे रूलर पढ़े, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बारे में भी पढ़े। अभी सल्तनत पीरियड की तीसरी जो डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी। अभी तुगलक डायनेस्टी में क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के बाद आने वाले सारे उसके जो खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे वो वीक थे। इसी बात का फायदा किसने उठाया? तो वो है गियासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने क्या किया? खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसकी हत्या करके यहां पर भारत में तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। वो गियासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन दिल्ली। तो इसने कुछ बदलाव लाने की सोची, लाए भी। इसकी रेंज ज्यादा नहीं थी, 1320 से लेके 1325 सी तक ही इसने 5 साल ही राज किया। बट उस 5 साल के कार्यकाल में उसने अपने राज्य में पोस्टल अरेंजमेंट्स, जुडिशियल सिस्टम, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। अभी ये जो गियासुद्दीन तुगलक है इसके पीरियड में मंगोल लीडर्स के भी इन्वेंशन भारत में हुए, ये बात आपको याद रखनी है। अभी ये जो रूलर है गियासुद्दीन तुगलक एक बड़ी ही जीत हासिल करके अपने राज्य में वापस लौटता है। तो लौटने के बाद उसका वो जश्न मनाना चाहता है। जिस शामियाना में वो बैठा होता है जश्न या फिर उत्सव मनाने के लिए, वो शामियाना गिर जाता है और इसके कारण इसकी मौत हो जाती है। अभी इसका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है जुना खान, हालांकि वो इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक MBT इस नाम से प्रसिद्ध है और यही महत्वपूर्ण सम्राट है, महत्वपूर्ण सुल्तान है तुगलक डायनेस्टी का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने इतने बड़े एरिया पर राज किया भारत के, साउथ इंडिया तक कावेरी नदी से भी आगे गया था। तो क्या होता है कि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्कर करने में तो सक्सेस हो पाया, बट इसने अपने राज्य में कुछ सुधारणाएं लानी चाहिए और वो सुधारना पूरी तरीके से फेल गई। अभी कैसे वो भी जानते हैं, क्योंकि उसकी जो सुधारणाएं थी वो काल से भी आगे थी, तो लोगों को समझ में नहीं आया। उसने इंप्लीमेंटेशन का जो तरीका था उसका वो गलत था। आइडिया सही थी बट इंप्लीमेंटेशन का तरीका गलत था, करके उसकी सारी योजनाएं फेल हो गई और इसको एक मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। बट याद रखो ये इतना मूर्ख नहीं था, उसके दिल में, उसके दिमाग में आइडियाज बहुत अच्छी थी बट उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, यही बात थी। अभी कौन सी वो आइडियाज थी ये भी हम जानते हैं। तो सबसे पहला उसने क्या सोचा? दोआब मतलब गंगा और यमुना के बीच की जो पट्टी है, दो आब मतलब नदी, दो मतलब दो, तो ये दोनों नदियों के बीच का जो प्रदेश है वो बड़ा ही वो फर्टाइल लैंड है और वहां पे उत्पन्न बहुत ज्यादा होता है। तो उसने क्या सोचा, इस ट्रिप के अंदर रहने वाले जो लोग हैं क्यों ना इन पर ज्यादा कर लगाया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास में ज्यादा उत्पन्न होता था, तो उसने सोचा। तो क्या होता है कि जिस साल इसने ये आइडिया लाई इसी साल इधर सूखा पड़ गया, उसकी आइडिया फेल हो गई। आइडिया अच्छी थी बट फेल हो गई। अभी नेक्स्ट क्या था उसका? तो उसने क्या किया, जैसे वो टैक्स बढ़ाने वाली आइडिया थी, लोग भाग गए ऐसा कहा जाता है। जियाउद्दीन बर्नी नामक एक इतिहासकार है जिन्होंने
इस हिस्ट्री के प्राइमरी सोर्स हमें दिए हैं मोहम्मद बिन तुगलक की हिस्ट्री के। अभी ये जो किला है ये है दौलताबाद का किला। दौलताबाद जिसको पहले देवगिरी के नाम से भी जाना जाता था, औरंगाबाद के पास में। उसने क्या सोचा कि इतने सारे भारत के एरिया पर उसने राज किया, बट उसकी कैपिटल कहां पर थी? दिल्ली में। अभी दिल्ली में हर समय मंगोलों का खतरा सर पे मंडराता था, तो उसने क्या सोचा, अगर कैपिटल ही कैप्चर हो गई मंगोलों द्वारा तो कुछ नहीं बचेगा। अगर मैं कैपिटल मेरे साम्राज्य के बीचों बीच लाकर सेट कर दूं तो वो सेफ रहेगी और पूरे एरिया पर मैं नजर रख पाऊंगा। तो आइडिया तो सही थी, बट इसने क्या किया कि पूरी की पूरी दिल्ली की जो भी जनता थी, जो भी लोग थे, सामान सुमान के साथ सबको देवगिरी में लाने का सोचा। ये गलत कदम था। अगर उसको राजधानी ही बदलनी थी तो पूरा राज परिवार, राज शासन के जो लोग थे उन्हीं को ही वो देवगिरी लेके चला जाता तो काम बन सकता था, बट उसने पूरी की पूरी प्रजा को वो देवगिरी लेके गया। अभी देवगिरी में जाने के बाद क्या हुआ, ये जो एरिया है ये जैसे चित्र में दिखाई देता है, यहाँ पर उतना पानी की व्यवस्था नहीं है और बहुत सूखा ही रहता है, तो धूपकाले के दिन में यहाँ पर रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाए, दिल्ली से चल के आना था, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग आधे रास्ते में ही मर गए। और क्या हुआ कि यहां पर आके बसने की उसकी पूरी योजना फेल हो गई। इसने दिल्ली से देवगिरी कैपिटल शिफ्टिंग का प्रोग्राम बनाया था। तो याद रखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल कहां से कहां शिफ्ट करने की आइडिया रखी थी? दिल्ली से दौलताबाद। कौन था सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। ये याद रखना है। ये भी आइडिया उसकी फेल हो गई। उसने क्या सोचा था कि ये क्यों ना मैं आइडियल एग्रीकल्चर कैसे किया जा सकता है, इसका एक पार्ट लोगों को दूं। आइडिया ये भी सही थी। क्या किया उसने? एक पर्टिकुलर एरिया सेट किया और उस एरिया में क्या उग सकता है वो उसने जानने की सोची। तो उसने एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जहां पर उसने खेती की शुरुआत की, और लोगों को उससे क्या पता चलेगा कि हाँ, ये एरिया में ये फसल ज्यादा अच्छे से आ सकती है। बट क्या हुआ, उसके जो अधिकारी थे वो बहुत ही करप्ट थे। जो भी उसने पैसा दिया था वो आइडियल एग्रीकल्चर की खेती करने के लिए, वो सारा का सारा उन अधिकारियों ने हड़प लिया। ये भी प्लान उसका अनसक्सेस हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, तो उसने एक पॉलिटिकल एरिया कॉन्कर करने की सोची थी जिसका नाम था खोरासान। अभी ये खोरासान का जो खोरासान, ईरान, ये टैंसोक्सिनिया, तो ये जो है, ये जो एरिया है उसने कॉन्कर करने का सोचा। बट क्या है कि इतने दूर जाने के लिए सैनिक तैयार नहीं थे, बराबर है। तो लोग क्या कहते थे कि वैसे ही हिंदू संस्कृति में सीमाबंदी है, तो सीमाबंदी के जैसे समुंदर है या फिर कोई पर्वत है उसको लांघकर हिंदू संस्कृति में नहीं जा सकते, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं जा सकते थे, ऐसा सप्तबंदी में कहा गया है। तो क्या है कि बहुत सारे लोग इतने दूर जाकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, 3,70,000 की आर्मी खड़ी की। इन लोगों को पहले ही पेमेंट दे दिया, युद्ध का पूरा 1 साल का पेमेंट पहले ही दे दिया कि जाओ आप और युद्ध करो। बट क्या हुआ कि ये जो एरिया था जो कॉन्कर करने के लिए वो लोगों को भेज रहा था, सैनिकों को भेज रहा था, वहां पर एक स्टेबल राज खड़ा हो गया कुछ ही दिनों में, जिस बात की मोहम्मद बिन तुगलक को कल्पना नहीं थी। ये सारे जब लोग वहां पर गए तो कुछ लोगों को जाते समय वहां पर पता चल गया कि यहाँ पर किसी से तो भी युद्ध करना पड़ेगा, बड़ी आर्मी है। लोग कुछ भाग गए और कुछ लोग वहीं पर युद्ध में मारे गए। ये भी उसका पूरी की पूरी योजना फेल ठहर गई। अभी सबसे बड़ी योजना है वो है टोकन करेंसी की। टोकन करेंसी, टोकन करेंसी क्या होता है मालूम है? अभी नोटबंदी का 2016 में निर्णय लिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों क्या होता है, अगर एक 10 रुपए की नोट आपके हाथ में दी जाए तो एक कागज का टुकड़ा है। एक छोटे से बच्चों को अगर कहा जाए कि बेटा ये क्या है, तो वो कागज ही कहेगा, जिसको करेंसी का नॉलेज नहीं है ऐसे बच्चे को। तो
बट उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है आपको मालूम है? 10 रुपए का कागज का टुकड़ा है, वो कागज का टुकड़ा ही है, बट उसके ऊपर कुछ ऐसे चिन्ह है, ऐसे मार्क्स है जिसके वजह से हम उसकी मार्केट में वैल्यू है। बट एक्चुअल उस कागज की वैल्यू है क्या? तो कुछ भी नहीं है, रद्दी में भी नहीं बेच सकते, वेट भी नहीं है उसका कुछ भी। तो एक्चुअली वैल्यू कुछ नहीं है, बट मार्केट में जाओ तो 10 रुपए है। इसको ही कहा जाता है टोकन करेंसी। अभी दूसरा आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी समझो मेरे पास 10 रुपए का सिक्का है। अभी ये 10 रुपए का जो सिक्का है, मार्केट में जाऊं तो मुझे 2 पार्ले जी के बिस्किट्स के पैकेट मिलेंगे, बराबर है। बट अगर मैं उसी सिक्के को किसी लोहार के पास बेचने जाऊं तो उसका वेट के हिसाब से मुझे अगर पैसे देने पड़ेंगे उसको, तो वो 1 या 2 रुपए ही मिलेंगे मुझे, क्योंकि उसका वेट मोर देन 25 ग्राम तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू और मार्केट की वैल्यू, इसमें डिफरेंस है। इसको टोकन करेंसी कहा गया है। तो ऐसा एक सिस्टम उसने लाने की सोची। मार्केट में जितना भी सोने चांदी के जब कॉइन्स थे, उन सभी कॉइन्स को उसने अपने पास में लोगों को लाने के लिए कहा। अभी ये ऐसा समय था जहां चाइना में अपनी कागज की करेंसी की शुरुआत भी हो गई थी। अभी इसने क्या कहा लोगों को कि सोने चांदी के जो भी सिक्के आप मेरे पास लाओ, मैं आपको कॉपर की करेंसी देता हूं, क्योंकि आज से जिस सोने के कॉइन की कीमत, जब अगर एक सोने के कॉइन में बेचने जाऊं मार्केट में तो मुझे 10 किलो शक्कर मिलती थी। समझो उस समय में अगर एक सोने के कॉइन से मुझे 10 किलो शक्कर मिलती है, तो सम्राट ने क्या कहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा कि आप वो सोने के सिक्के मुझे दो, मैं आपको कॉपर के सिक्के देता हूं, और वही एक कॉपर का सिक्का अगर आप दुकानदार को दोगे तो वो आपको उतनी ही शक्कर देगा जितनी आपको सोने का सिक्का देने से मिलती थी, मतलब 10 ही किलो मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि सोने की वैल्यू घट गई। यहां पर उसने टोकन करेंसी शुरू की कॉपर की। अभी ठीक है, अपने राज्य की बात तो ठीक है, बराबर है, अपने राज्य में तो हम कुछ भी कर सकते थे। बट क्या हुआ कि जो फॉरेन ट्रेड्स चलता था, उन लोगों को तो कॉपर का कोई महत्व नहीं था, बराबर है कि नहीं? वो लोग सिर्फ प्रेसियस मेटल्स को ही मानते थे, जैसे सोना और चांदी। और क्या होता था, इसकी वजह से इसकी पूरी जो प्लान थी वो पूरा फ्लॉप गया। लोगों ने क्या किया कि घर पे ही कॉपर के कॉइन बनाने शुरू कर दिए और वैल्यू घट गई। जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वस्तु की, वो भी घट गई। तो ये टोकन करेंसी का सिस्टम भी उसका कोलैप्स हो गया, पूरी आइडिया फ्लॉप हो गई। तो ऐसी उसने नई नई आइडियाज लाई थी। अभी हम कॉपर टोकन करेंसी का ही यूज कर रहे हैं, बट उसको इंप्लीमेंट करने का जो हमारा तरीका है वो पूरा साइंटिफिक वे से है। उसी के आधार पर हमारा अर्थशास्त्र खड़ा है आज के ऊपर, आज के डेट में। तो क्या है कि उसने जो आइडिया थी वो सही थी, बट काल से भी परे थी, काल से वो आगे थी, करके वो सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी ये जो फिरोज तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज तुगलक गद्दी पर आए। फिरोज तुगलक ये काम के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, और वो है वाटर कैनल्स। अभी इसने इरिगेशन सिस्टम के लिए जो कैनल्स बनाए थे, इसकी वजह से वो सबसे अच्छा, मतलब खेती वाले किसानों के लिए वो सबसे अच्छा सुल्तान साबित हुआ। पंजाब दिल्ली का जो एरिया है, उसने बड़े बड़े कैनल्स बनाए जिसकी द्वारा खेती की अच्छी से अच्छी फसल खेती से उगाई जा सकती है। उसने नए टाउन्स भी क्रिएट किए, जैसे फिरोजाबाद, हिसार है, जौनपुर है और फतेहाबाद है। अभी हॉस्पिटल्स की निर्मित भी उसने की, जिसको दार उल शफा इस डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, जहां पर क्या होता था, हॉस्पिटल्स के पूरे काम होते थे, मरीजों को ठीक किया जाता था। मैरिज ब्यूरो भी उसने शुरू किया था, जिसको दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता है, और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का भी उसने स्थापना की थी। तो अभी क्या होता है कि ये जो तुगलक है, इसके
ये जो तुगलक था, जैसे फिरोज तुगलक, इसके पीरियड में और भी हमें कुछ घटनाएं दिखती है और इवेंट्स दिखती है। फाइनेंशियल एड के लिए उसने दीवान ए इस्तिबाक, तो ये क्या करता था कि ये पुअर लोगों को फाइनेंशियल एड देता था। अगर किसी गरीब को जरूरत है तो उसकी हेल्प करने का ये डिपार्टमेंट बना था। अभी फुतुहात फिरोज शाही, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी कही जाती है जो फिरोज तुगलक ने लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी, ये जो इतिहासकार है, ये जो विद्वान है, इसको पैट्रोनाइज किया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखो, जियाउद्दीन गरनी ये एकमात्र हिस्टोरियन है जो इनके कंटेम्पररी था और प्राइमरी सोर्सेस के द्वारा ही वो हमें तुगलक डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन देता है। जियाउद्दीन बर्नी ने हमें नियर अबाउट 5 सुल्तानों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जैसे गियासुद्दीन तुगलक है, ठीक है, उसके पीछे मोहम्मद अपना अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, बलबन की भी थोड़ी बार इंफॉर्मेशन आती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है और ये किसकी पैट्रोनेज में भी था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक की पैट्रोनेज में। अभी इसके फिरोज शाह तुगलक की रेंज में कुछ संस्कृत की बुक्स भी हमें ट्रांसलेटेड होती दिखाई देती है पर्शियन लैंग्वेज में। मेडिसिन है, साइंस और आर्ट्स है, तो ये संस्कृत की किताबें ट्रांसलेटेड हुई। तो अभी ये जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है। इस तुगलक डायनेस्टी में क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में रिवॉल्ट्स होते हैं। उसने बड़ा ही ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्कर किया था, बट साउथ में क्या होता है कि इसी के समय में हसन गंगू बहमनी, ये जो शासक है, ये बहमनी राज्य की स्थापना करता है और हरिहर और बुक्क, ये जो 2 ब्रदर हैं, वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर 1336 सीई में इस्टेब्लिश होता है और बहमनी साम्राज्य जो है वो 1346 सीई में इस्टेब्लिश्ड होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे वीक बनता है तो ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने शुरू होते, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विजयनगर एक भारत का बड़ा ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य था। अभी उसके बारे में आपको क्वेश्चन भी पूछे गए इंडिया एग्जामिनेशन में, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा ही आपको। तो तैमूर का जो इन्वेंशन है, तैमूर मंगोलियन थे, मंगोल से आए हुए थे। तो मंगोल के एरिया से पहले भी कोई आ चुका था, जिसका नाम क्या था? चंगेज खान। वेरी गुड। तो चंगेज खान, ये जो मंगोलियन था, वो पहला मंगोलियन जिसने भारत पर अटैक किया। और ये तैमूर जो थे, ये मुगलों के एंसेस्टर्स थे। मुगलों को हम आने वाले पीरियड में, जैसे अकबर है, औरंगजेब है, शाहजहां है, बाबर है, इनके ये जो तैमूर थे वो इनके एंसेस्टर थे। तो इनका इन्वेंशन भारत में किसके समय में हुआ? तो वो है फिरोज तुगलक। ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो यहां पर अपना तुगलक डायनेस्टी का पीरियड खत्म होता है। अभी ये जो तुगलक डायनेस्टी थी, सल्तनत पीरियड की तीसरी डायनेस्टी थी। इसके बाद में यहां पर सैयद डायनेस्टी आती है और लोधी डायनेस्टी आती है। ऐसी 5 डायनेस्टी ने राज किया सल्तनत पीरियड में। लोधी डायनेस्टी सल्तनत पीरियड की आखिरी डायनेस्टी है, पॉइंट याद रखना है। और लोधी डायनेस्टी का आखिरी सुल्तान कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ना सिर्फ लोधी डायनेस्टी का बल्कि सल्तनत पीरियड का भी आखिरी सुल्तान था। तो सल्तनत पीरियड का आखिरी सुल्तान कौन है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। और लोधी डायनेस्टी का आखिरी सुल्तान कौन है, वैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? बहलोल लोधी। अभी बहलोल लोधी के बाद भारत में मुगल शासन शुरू होता है। अभी मुगल शासन की शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर ये जो थे मुगल शासन के भारत में फाउंडर थे। अभी ऐसे तो बहलोल लोधी ने उसको राज नहीं दे दिया होगा बाबर को, तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और वो लड़ाई वन ऑफ द डिसिसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ऐसे उसको कहा जाता है। और उस लड़ाई का नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में 3 बैटल्स हुए। पानीपत आज के दिल्ली के एरिया में, दिल्ली से ऊपर में हरियाणा
पंजाब के एरिया में वो एक ठिकान है जहां पर ये बैटल्स लड़ी गई है। तो 3 बैटल्स होते हैं। अभी तीनों के बारे में मैं आगे में आपको जानकारी दूंगा। अभी सबसे पहली बैटल होती है बहलोल लोदी और बाबर के बीच में, जिसको हम अभी आने वाले लेक्चर में समझेंगे। तो भारत में तैमूर के भी इन्वेंशन हुए। अभी ये तैमूर कहां से थे? तो वो थे समरकंद से। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि ये तैमूर का इन्वेंशन 1398 सी में भारत में हुआ। उस समय में तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर थे नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये भारत पर राज कर रहे थे। तैमूर कहां से थे? तो ये थे समरकंद से। अभी ये तैमूर का अलग इतिहास है और इसकी हमें जानकारी आगे लेनी ही है। ये जो तैमूर थे, ये भारत में हमें जो बाबर, औरंगजेब, अकबर जो दिखाई देते हैं, मुगल एम्परर, इनके एंसेस्टर थे। तो करके ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है तैमूर। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या होता है कि तुगलक डायनेस्टी की एंडिंग के बाद भारत में सैयद डायनेस्टी आती है और लोधी डायनेस्टी आती है। ऐसी कुल मिला के 5 डायनेस्टी ने सल्तनत पीरियड में भारत में राज किया। आखिरी डायनेस्टी कौन सी है सल्तनत पीरियड की? ऐसा अगर सवाल पूछा जाए तो है लोधी डायनेस्टी। और इस लोधी डायनेस्टी का आखिरी सुल्तान अगर किसको कहा गया है तो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और उस साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर। अभी बाबर को इतने आसानी से तो यहां पर राज नहीं मिला होगा, बराबर है कि नहीं? तो उसको बहलोल लोधी के साथ लड़ाई करनी पड़ी। अभी बहलोल लोधी और बाबर के बीच में जो लड़ाई हुई वो पानीपत इस गांव में हुई। यहां पानीपत पर 3 बैटल्स लड़ी गई है अलग अलग तारीख में, अलग अलग शासकों द्वारा, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा ही। अभी बाबर और बहलोल लोधी के बीच में जो बैटल हुई उसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा गया है, जो कब हुई थी? 1526 सी में हुई थी। अभी इसके एक्चुअल डेट के बारे में तो आपको नहीं पूछा जाता, बट आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको एक्चुअल डेट भी बताऊंगा। बट याद क्या रखना है? ईयर 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।